मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 75 जो आपके राजनीति विज्ञान की किताब में से है। वर्कशीट का टॉपिक वही है, चुनावी राजनीति। कल हमने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम मतदाता सूची के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान मीन्स अपना वोट दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे देश में 18 साल या उससे ज़्यादा का हो जाता है वो हमारे देश का नागरिक होकर मतदान वोट डाल सकता है। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से बहुत पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाने जाते हैं। हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है या उससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो उन सब के नामों की एक सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट तैयार की जाती है जो चुनाव होता है उससे बहुत पहले तैयार कर ली जाती है। इसी को हम मतदाता सूची कहते हैं, जहाँ पे जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, मत डालने वाले लोग होते हैं, उनका नाम होता है। ठीक है। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। कि जो राजनीतिक दल होता है, पार्टी होती है, वो क्या है, अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। मीन्स उनको आगे बढ़ाते हैं चुनाव के लिए, उनको आगे चुनाव लड़ने के लिए भेजते हैं। उसमें वो अपनी पार्टी का समर्थन करते हैं, उनके चिन्ह का समर्थन भी करते हैं और उनको आगे पार्टी का समर्थन मिलता है। जो है अगली वो जो अपनी पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा जाता है या उनको जो मिला जाता है मनोनयन, उनको टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला होता है उसको क्या है, एक नामांकन फॉर्म भरना होता है जिसमें उसे अपने बारे में सब इंक्वायरी देनी होती है, सब चीज़ अपना डाटा देना होता है और फिर कुछ पैसा उसे सुरक्षा के रूप में देना पड़ता है, सुरक्षा जमा के रूप में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की घोषणा पर एक नई प्रणाली शुरू की गई है कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है कि जो भी उम्मीदवार है वो अपने बारे में एक घोषणा करेगा जिसमें उसका पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो वो उसके बारे में ही बताएगा। उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण हो, वो जो एक घोषणा पत्र देगा उसमें क्या है, उसमें वो बताएगा कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। जो उम्मीदवार है या उसके परिवार की जो संपत्ति है या उसे जो किसी की देनदारी करनी है उसका विवरण देगा, उसके बारे में बताएगा, अपनी शैक्षणिक योग्यता बताएगा। यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। वो जो भी जानकारी देगा वो सार्वजनिक रूप में, मतलब सब लोगों के लिए करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। ये जो कानूनी घोषणा पत्र पढ़ते हैं ये मतदाताओं के लिए बहुत वो हो जाता है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी मिलती है कि वो किस व्यक्ति को वोट दें, कौन उनके क्वालिफिकेशन या उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है अच्छा है उसको पसंद करने में। चुनाव अभियान। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। कि कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन चुनाव में अच्छे से लड़ेगा, किसकी क्या नीति है, कौन अच्छे से सरकार को चलाएगा, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, ये सब बताने के लिए जो चुनाव की डेट होती है उससे, और जहाँ पे उम्मीदवारों की लास्ट सूची होती है कि भाई ये लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे, उनको चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया है, इसके बीच उन्हें 2 हफ्ते का टाइम मिलता है, उसके बीच वो लोगों को बताते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी नहीं दे सकता, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील नहीं कर सकता कि भाई आप मेरी जाति के हो तो आप मुझे वोट दो, आप मेरे धर्म के हो तो आप मुझे वोट दो। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता, कि वो सरकार से कुछ भी मिला हुआ हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसका उपयोग नहीं करेगा। और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से अधिक का, अगर लोकसभा के चुनाव हैं तो वो 25 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। यदि विधानसभा के चुनाव हैं तो उसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता।
हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आधार आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई ऐसे हो जाएगा कि अगर हिंदू है तो उसने मंदिर का उपयोग कर लिया तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, वहीं मुस्लिम लोग रह जाएंगे, या मुस्लिमों ने अपनी मस्जिद का इस्तेमाल कर लिया तो हिंदू रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं होगा। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला या कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है। ना तो सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही हवाई जहाज़ का, ना ही वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है मंत्री के पद के ऊपर आसीन होने के बाद। जब तक चुनाव चलेंगे वो कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते। कोई भी सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का वादा भी नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना। मतदान आपको पता है ये चुनाव का लास्ट डे होता है, जहाँ पे क्या है लोग जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। ठीक है, इसे आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है, ताकि यह निश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हुई है कि नहीं हुई है। निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है। जिस भी प्रतिनिधि को ज़्यादा वोट मिलेगी उसे हम निर्वाचित या उसको जीता हुआ मानेंगे। प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे मतदाताओं का नाम का लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें सभी मतदाताओं का नाम होता है, वो होती है मतदाता सूची। प्रश्न 2, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो हमारे हिसाब से, भाई मेरे हिसाब से तो होना कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो हमारी नीतियों को समझ सके, लोगों को समझ सके। उसका कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, कि भाई कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसमें वो अपराध से लिप्त हो। उसके जो घर वाले हैं या उसका जो परिवार है वो भी अच्छी गतिविधियों में लगा होना चाहिए। प्रश्न 3, आदर्श आचार संहिता क्या है? चुनावों को सही से चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे वो लागू करने पर क्या है, चुनाव से पहले वो लागू कर दी जाती है कि उसमें किसी भी मतदाताओं को, फिर जो उम्मीदवार होते हैं उनको कोई भी काम करने का अधिकार नहीं होता। ये होती है आदर्श आचार संहिता। बच्चे, ये थी आपकी चौथा क्वेश्चन। प्रश्न 4, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? क्योंकि वो देख सके कि कोई भी गलत तरीके से गणना तो नहीं हुई है या कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, देख सके कि मतदान और मतगणना ठीक से हुई है कि नहीं हुई। इससे सभी पार्टी के एजेंटों को बुलाया जाता है। ये थी आपकी वर्कशीट, सब बच्चे इसको कर लें। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लें।